एनएन माथुर साहब, आप फरमायो कि आपने काले श्यामरा सूचना मिली कि आपने इन प्रोग्राम में पधारना है और प्रोग्राम में आपने किन सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है। और जिन तरह आप फरमायो कि आप कई दिनों इन प्रोग्राम रो एडवर्टाइजमेंट को अखबार में देख रहा, जगह जगह जोधपुर में पोस्टर्स लागेड़ा। मैं क्योंकि संसद चल रही है, अभी मानसून सत्र चल रही है, तो मैं भी इंटरनेट पर अखबार में देख रही हूँ। और क्योंकि आज दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन रही, इन कारण हमारे जोधपुर आना संभव नहीं हो। हमारे मन में है कि जोधपुर में इतना सारा लोग आए और सब स्वागत करो। काले श्याम हमारे कने पत्रिकाओं राजेश जी रो फोन आयो। राजेश जी हमारे मित्र है, हमारे भाई जो रिश्तो है, मैं मैंने मना नहीं कर सके और अब दोपहर में मैंने वापस जाना है। पर आप मारो ज्यादा किस्मत वाला हो कि आपने इन सब्जेक्ट रो शाम अठा पड़ गयो, मैंने अठा आया पचे ठा पड़ियो कि मैंने इन मास बोलनो भी। पत्रिका के इस कीनोट कार्यक्रम में जहां विचारों का मंथन होगा और खुशियों की खोज होगी, आज इस सभागार में उपस्थित परम श्रद्धेय अचलानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान 9 कोटि मारवाड़ के लोगों के हृदय में जिनके लिए पवित्र भाव और आस्था है, ऐसे श्रद्धेय महाराजा गज सिंह साहब, श्रद्धेय जस्टिस एनएन माथुर साहब, इस सभागार में उपस्थित जिनके विचारों को हमको सुनने को मिलेगा, ऐसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैम सारा, जिनकी मधुर वाणी से कबीर के दोहे हमने सुने, पद्मश्री प्रहलाद जी, मेरे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय घनश्याम ओझा साहब, मेरे बड़े भाई राजनीति में मेरे मार्गदर्शक आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, जनरल बख्शी साहब, प्रणंजय दा, राजेंद्र गहलोत साहब, पद्म भूषण आदरणीय नारायण सिंह जी मानकलाव साहब और इस सभागार में उपस्थित सारे अति विशिष्ट जन, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान पत्रिका का कि राजस्थान पत्रिका ने ये महती कार्यक्रम करने के लिए जोधपुर को एक सेंटर के रूप में चुना। और एक और धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय राजेश जी को और आदरणीय भुवनेश जैन साहब को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का एक दुराग्रह मेरे साथ में किया ताकि मैं इन सारे लोगों का शहर में, जो सब मेरे शहर में है, उनका स्वागत कर सका और आप सबसे रूबरू हो सका। तख्त पत्रिका को बहुत सारा धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। जो विषय दिया गया है और विषय भी मैं दैट वे आई एम मोर कंफर्टेबल, और मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा लकी हूँ कि वो जो ऊपर का शब्द था सफ़र आपका, कि राजतंत्र से लोकतंत्र का सफ़र, उसका सफ़र शब्द जब मुझे बताया गया तो गायब हो गया। तो मुझे सिर्फ राजतंत्र और लोकतंत्र इतना ही बात करने का के लिए मुझे जब सब्जेक्ट दिया तब कहा गया था। और क्योंकि सफ़र की चर्चा बाबू जी ने की और आपने दोनों ने की और दोनों ने तुलना भी की, तो मुझे लगता है कि मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। क्या मुझे सफ़र के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए कि नहीं करनी है, क्योंकि मैं अनुभव के मायने में यदि बात करूं तो आप दोनों के सामने सिफर हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, उनके सामने भी शून्य मेरा अनुभव है। एक मूलभूत दार्शनिक सोच जो है या दार्शनिक विचारधारा जो है, उनका फर्क पश्चिम और पूर्व में। बाइपोलर फिलॉसफी इस दुनिया में काम करती है। पाश्चात्य संस्कृति इस बात को मानती है, पाश्चात्य दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि मानव का जन्म, मानव का उद्विकास जो है वो डार्विन्स थ्योरी के अनुरूप वानर से लेकर के, आदिकाल से लेकर के, पाषाण युग से लेकर के, लौह युग से लेकर के और लगातार आज वर्तमान में आधुनिक युग तक इस क्रम में हुआ।
और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा ये मानती है कि ब्रह्मा ने जिस दिन तय किया एक वो हम भविष्यामी, वो एक से मैं अनेक होना चाहता हूं, और एक से अनेक होने के क्रम में वो देवता से उन्होंने मनुष्य रूप में, और मनुष्य के बाद में इस निरंतर क्रम में लगातार ह्रास होते हुए, क्षरण होते हुए आज हम इस स्थिति पर पहुंचे। ये दो विचारधाराएं, और ये दो विचारधाराएं होने के कारण से इन दोनों विचारधाराओं के चिंतकों में जो चर्चा करने वाले लोगों के विचार में भी ठीक इतना ही फर्क है। जहां वो जो पश्चिम की विचारधारा वो इस बात को सोचती है कि क्योंकि हमें हमेशा लगातार आगे बढ़ना है और नए क्रम में काम करना है, इसलिए वो कुछ न कुछ नया करना और नया मानक स्थापित करना, और उस मानक की स्थापना, नया एक स्टैंडर्ड बनाना, एक बेंचमार्क बनाना, और उस स्थापना के साथ में यशस्वी होना, एक नया करके और यश प्राप्त करना, इस विचारधारा के साथ में काम करते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में ये स्पष्टता है कि हमको वापस पुनः उसी देवत्व की तरफ जाना है, और जो हमारी शासन व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक उसी विचारधारा का प्रतिबिंब थी। और क्योंकि यदि इस पूरे जो विषय दिया गया है, इस विषय में मैं अगर कोई एक कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहूं तो वो कॉमन फैक्टर ये है कि सत्ता संप्रभु होती है, और संप्रभुता दोष की जनक होती है, और ये दोष की जनक संप्रभुता जहां जहां भी जब कभी भी हुई हमेशा क्षरण हुआ, और उस क्षरण के साथ में कारण से आज हम इस स्थिति तक पहुंचे। राजतंत्र के बारे में भी अनेक अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। महाराजा शिवी ने केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए, एक कबूतर के जान बचाने के लिए अपने जो है जंगा का बराबर की मात्रा में, बराबर वजन में मांस काट करके और बहेलिए को दिया। भगवान राम के काल में केवल और केवल एक साधारण नागरिक के कहने के उलाहने भर से माता सीता को वनवास जाना पड़ा। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण, मैं ये नहीं कहता, मैं उसके आदर्श की बात नहीं करता, लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण होंगे कि प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात का कितना बड़ा महत्व था, उसकी बात का कितना बड़ा, उसके जो है प्राणी मात्र का और व्यक्ति मात्र का कितनी बड़ी शक्ति थी, ये राजतंत्र में भी था। लेकिन जब कभी भी राजतंत्र जिस किसी भी युग में, चाहे मैं जो है वैदिक युग से लेकर के, क्योंकि समय की सीमितता, अनेक सारे उदाहरण दे सकता हूं कि उस समय में आदर्श भी था, और जहां कहीं भी आदर्श का क्षरण हुआ वो संप्रभुता में अराजक हुई, और उस अराजकता का कारण पतन हुआ। बौद्ध धर्म इस देश से जन्मा, और बौद्ध धर्म का विस्तार इस देश से लेकर के पूरी दुनिया में हुआ, और एक समय में बौद्ध राजधर्म बन गया, और राजधर्म बनने के बाद में जिस तरह से बौद्ध मठों में व्यभिचार फैला, और जिसके कारण से जो अराजकता हुई, उस अराजकता ने बौद्ध धर्म का समूल नाश इस देश से कर दिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दें या उससे आगे पहाड़ों में कहीं बौद्ध धर्म बच गया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंग्रेजों का समय आया, इस देश में जिस तरह का क्षरण हुआ, और जिस तरह से अंग्रेजों की सत्ता में अराजकता और संप्रभुता की बू जब आने लगी, पूरी विश्व में जो प्रतिकार हुआ, उस पर प्रतिकार के कारण से ऐसी सत्ता जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, वो सत्ता सिर्फ वापस एक इंग्लैंड के छोटे से देश में समट करके रह गई। लेकिन अंग्रेज जिस दिन भारत छोड़ के गए, निश्चित रूप से उनके मन में यह था कि भारत आज जिस परिस्थिति में है, आने वाले समय में ये टुकड़ों टुकड़ों में बंट करके रह जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय की लीडरशिप को, आदरणीय श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि उन्होंने जिस तरह से सारे प्रिंसली स्टेट्स को एकत्र किया और आज भारत इस रूप में खड़ा हुआ। संविधान की चर्चा आदरणीय एन एन माथुर साहब ने की, और एन एन माथुर साहब ने अपनी बात रखते हुए कहा, प्रियम्बल को पढ़ा, और प्रियम्बल के जो मूल विषय हैं, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा दर्शन हो सकता है, और यदि इसको पूर्ण विचार में देखें तो बहुत गहनता के साथ में इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि एक आम व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, संप्रभुता सत्ता जो है, सत्ता और राजतंत्र संप्रभु है, निश्चित रूप से सत्य है, बेशक सत्य है। लेकिन संप्रभु, एक व्यक्ति की संप्रभुता कितनी, एक साधारण व्यक्ति, जिस व्यक्ति का, यहाँ पुलिस के अधिकारी भी बैठे हैं और आदरणीय जज साहब भी बैठे हैं, जिस व्यक्ति का एक साधारण व्यवस्था से, प्रशासन से काम करता है, पुलिस का काम करता है, कचहरी में काम करता है, वो अपने मानव मूलभूत अधिकारों के लिए जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार
अधिकार हैं उनको प्राप्त करने के लिए कितना संप्रभु है। जिसको इन सारे विभागों से काम पड़ते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मेरे पास में लोग आते हैं, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ छोटी छोटी सी ऐसी साधारण आवश्यकताओं के लिए जो उसका मौलिक अधिकार है और होना ही चाहिए, लेकिन आज वो उसके लिए संघर्ष करता है और हमारे जैसे लोगों के दरवाजे खटखटाने की उसको आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे लिए सोच का विषय है, चिंतन का विषय है। संप्रभुता से आगे बढ़कर के यदि मैं बात करूं समाजवाद की, संविधान ने ये अधिकार दिया कि देश में समाजवाद होगा, लेकिन देश में आज भी 95% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री इज कन्फाइंड टू 1% ऑफ द पीपल। 1% लोगों के पास में सारी संपदा आज एकत्रित हो गई है। यह कहां हमारा समाजवाद। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, क्योंकि साहब जोधपुर की जनता ने स्नेह के साथ में मुझे चुनकर, अपना प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली भेजा है, एक व्यक्ति एक उद्योगपति मेरे पास में शादी का निमंत्रण पत्र लेकर गया है। मैंने वो निमंत्रण पत्र देखा और ऐसा निमंत्रण पत्र मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। मैंने जो उनके साथ सज्जन आए उनसे पूछा कि इस निमंत्रण पत्र की कीमत कितनी होगी। उन्होंने बड़े गर्व के साथ में कहा कि 11,000 रुपए में निमंत्रण पत्र छपा है और ऐसे निमंत्रण पत्र 10,000 लोगों को भेजे गए। मुझे निश्चित रूप से, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, उस दिन बहुत ग्लानि हुई कि इस देश में जहाँ एक व्यक्ति, लाखों लाख ऐसे व्यक्ति होंगे जो 11,000 रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए पूरा खर्चा करने के लिए भी शायद संघर्ष करते होंगे, और जहाँ एक व्यक्ति 11,000 रुपए निमंत्रण के लिए दे रहा है। मैंने उसी दिन तय किया कि इस शादी में मुझे नहीं जाना। समाजवाद जो संविधान का प्रदत्त अधिकार, अभी आदरणीय जज साहब चर्चा कर रहे हैं, वो समाजवाद कहाँ है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस देश में, वो समाजवाद कहाँ है। जब हम बात करें समाजवाद से आगे बढ़ करके कि हम पंथ निरपेक्षता की बात करें, आदरणीय जज साहब ने भी अपनी बात कहते हुए अभी कहा कि वो पंथ निरपेक्षता निश्चित रूप से सुंदर थी, लेकिन इस राजनीति की अंधी दौड़ में वो पंथ निरपेक्षता कहाँ खो गई। सब पार्टी ने, पॉलिटिकल दल ने अपनी वोटों के लालच में इस पंथ निरपेक्षता का किस तरह से मखौल बनाया, मजाक बनाया, हम सब लोगों के सामने। मैं उस पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय की सीमितता है और शायद मेरी भी कुछ व्यक्तिगत सीमितताएं हैं। और पंथ निरपेक्षता के आगे यदि बात करूं तो मंडूक उपनिषद में लिखा था कि सत्यमेव जयते, और वो सत्यमेव जयते हर भारत के आधिकारिक पत्र पर, हर कागज पर, हर दस्तावेज पर